हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू वरुण प्रोफेशनल एकेडमी। अब तक हमने वेरियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लाइक एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, एनयूटी इंटरेस्ट मेथड किए हैं। शिंकिंग फंड मेथड एक बड़ा मेथड है जो कि हम बाद में करेंगे। एनयूटी इंटरेस्ट मेथड की तरह ही है थोड़ा थोड़ा, बट उससे थोड़ा और एडवांस्ड वर्जन है। विल डू दिस लेटर। एंड अभी कुछ छोटे छोटे मेथड जैसे मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड एंड प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड हम देखते हैं और बाकी चीज़ें डेप्रिसिएशन की देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड में क्या होता है, दिस इज डिफरेंट वर्जन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो डेप्रिसिएशन होता है, पर्टिकुलर जो कॉस्ट ऑफ असेट होता है उसको ओवर यूजफुल लाइफ इक्वली हम डेप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ जब हम एसएलएम करते हैं तो यूजफुल लाइफ किस में होती है, यूजफुल लाइफ इज इन ईयर्स। एसएलएम में यूजफुल लाइफ होती है ईयर्स में। जब हम मशीन आवर मेथड करते हैं, मशीन आवर मेथड में हम यूजफुल लाइफ लेते हैं आवर्स में। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन रेट की बजाय हम पर आवर डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं। डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालते हैं, पर आवर। मतलब अगर सपोज मशीन की कॉस्ट है 1 लाख एंड मशीन के एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स हैं कि मशीन टोटल अपनी लाइफ टाइम में कितने घंटे काम कर सकती, तो वो है 10,000 आवर्स। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 1 लाख मतलब कॉस्ट डिवाइड बाई 10,000 मतलब एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी ₹10 पर आवर, 10 रुपीज पर आवर। अब सपोज टोटल 10,000 आवर्स है जिसमें से फर्स्ट ईयर में मशीन ने वर्क किया 2,000 आवर्स, सेकेंड ईयर में वर्क किया 2,500 आवर्स, थर्ड ईयर में मशीन ने वर्क किया 3,500 आवर्स। तो ये टोटल हो गए हमारे 8 आवर्स। नाउ फोर्थ ईयर में मशीन ने वर्क किया 2,000 आवर मोर। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 पर आवर ना कि पर ईयर। तो डेप्रिसिएशन विल बी इनटू 10 फॉर दैट ईयर्स। तो वहां पे ईयर वाइज डेप्रिसिएशन अलग अलग, लेकिन ओवर आवर वाइज डेप्रिसिएशन विल बी सेम। कि 1 घंटा काम किया तो उसका 10 रुपीज, तो उसके प्रोपोर्शनेट में जितने भी आवर मशीन ने उस ईयर में वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन विल बी 20,000, सेकेंड ईयर में 25,000, थर्ड ईयर में 35,000 एंड फोर्थ ईयर में 20,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख। सो एसएलएम जैसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे बोल रहे शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में भी ऑल्दो एसएलएम मेथड ही फॉलो करना बताया गया, लेकिन अगर मशीन शिफ्ट में वर्क करती है कि एक ही मशीन 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में वर्क कर रही है, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। दैट मीन्स कंपनीज एक्ट में भी आवर्स को कंसिडर किया जा रहा है। ये किस टाइप की मशीन के लिए बेस्ट होता है ये डेप्रिसिएशन, जब मशीन की यूजफुल लाइफ आवर्स में हम डिफाइन करते हैं। हमें पता है कि इतने घंटे ही चलने वाली है मशीन, चाहे वो 10 साल में हम यूज कर लें या 2 साल में यूज कर लें। तो इन दैट केस मशीन आवर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेस्ट मेथड। यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन 7 करते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 30 लाख। कॉस्ट ऑफ मशीन given in question ₹30 lakh। टोटल वर्किंग आवर, इसके टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर यानी अपने लाइफ टाइम में कितने आवर काम कर सकती है 24,000 आवर्स। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख। अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो हमेशा स्क्रैप वैल्यू माइनस करके रेट निकालेंगे। स्क्रैप वैल्यू इज गिवन एज 2 लाख रुपीज। And anticipated pattern of distribution of effective hour is as follows। फर्स्ट है थर्ड ईयर में 3 आवर्स पर ईयर यानी
टोटल 10 ईयर्स है इसकी यूजफुल लाइफ, जिसमें से फर्स्ट 3 ईयर्स में 3000 पर आवर, 4th to 6th ईयर 2600 आवर्स पर ईयर, एंड 7th to 10th ईयर में 1800 आवर्स पर ईयर। तो उसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया मशीन आवर मेथड से डेप्रिसिएशन अमाउंट का? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू एक्चुअल आवर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय टोटल यूजफुल लाइफ इन एस्टिमेटेड आवर्स। आवर्स में उसकी कितनी लाइफ है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू आवर्स वर्क ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय टोटल लाइफ इन आवर्स। वैसे यूजफुल लाइफ देखिए 10 ईयर्स है, लेकिन आवर्स में वो है 24,000 आवर्स। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन के लिए ईयर देखते हैं, कौन कौन से ईयर में। 1st to 3rd ईयर में सेम आवर है, इसलिए डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी सेम। देन 4th to 6th ईयर में एंड 7th to 10th ईयर में। कॉस्ट माइनस स्क्रैप कितना हो गया? 30 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 28 लाख इनटू hours work during the year 3000 divide by 24,000। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 3,50,000। नेक्स्ट 28 लाख। 28 लाख क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू 2600 डिवाइड बाई 24,000 इज इक्वल टू 303333। ये सब जब आप क्लास भी देख रहे हैं तो भी अपने कैलकुलेटर में साथ में सॉल्व करिए, और फिर आफ्टर द क्लास नोट्स में फिर से प्रैक्टिस कीजिए। दैट विल मेक यू परफेक्ट, ताकि आपके एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो विदाउट एनी मिस्टेक। देन 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर एंड 10 ईयर में डेप्रिसिएशन विल बी 28 लाख into 1800 divide by 24,000, 2,10,000। This is total depreciation। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में 3,50,000, 4th 5th एंड 6th ईयर में 3,03,333 एंड 7th 8th 9th एंड 10th ईयर में 2,10,000। इसकी अकाउंटिंग मतलब जनरल एंट्रीज, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी तक आपने जैसे बाकी मेथड में सीखे हैं सेम टू सेम वैसे ही होगा। और आपको प्रैक्टिस के लिए इसकी मशीन अकाउंट्स बनानी है तो आप बना सकते हैं। लास्ट में स्क्रैप वैल्यू जितना बैलेंस बच जाएगा, क्योंकि 28 लाख टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 10th ईयर तक, एंड रिमेनिंग 2 लाख विल बी कंसिडर्ड एज स्क्रैप वैल्यू, जो कि हम जब सेल आउट करेंगे तो हमें वो 2 लाख रुपीज मिल जाएंगे एंड बैलेंस विल बी 0। दिस ऑल आर एस्टिमेटेड। हो सकता है स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा भी मिले, कम भी मिले, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नाउ इलस्ट्रेशन 8 विद प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। सेम है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में भी मशीन आवर मेथड जैसा ही है कैलकुलेशन, बस यहाँ पे जो टोटल लेते हैं हम आवर्स की बजाय टोटल यूनिट लेते हैं। कि सपोज किसी मशीन में पता है कि ये टोटल अपनी लाइफ टाइम में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो जिस साल जितने यूनिट प्रोड्यूस किए मशीन ने उसके प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन इन प्रोडक्शन यूनिट मेथड आवर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ठीक है, तो हम इलस्ट्रेशन 8 करते हैं, उसी को सॉल्व करते करते ही हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन यूनिट मेथड में क्या होता है। उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर, डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, total estimated production in units. Illustration 8. A machine is purchased for 20 lakh. Cost of machine is 20 lakh.
यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, लेकिन ये यूजफुल लाइफ को हम कंसिडर नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। एसएलएम मेथड होता तो कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स करते, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स ना करके डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स की नंबर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो दिस इज यूजलेस हियर फॉर अस फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट। एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन कितना है, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन 1.5 lakh unit during its lifetime, that is useful life in terms of production. Expected distribution pattern of production is as follows. First 3 years में 20,000 units, next 4, 5, 6, 7 years में 15,000 unit, and 8, 9 and 10 year में 10,000 unit. तो अगेन यहाँ पे ईयर 1 to 3, 4 to 7 एंड 8 to 10। यहाँ स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं दी तो हम स्क्रैप वैल्यू क्या मान लेंगे, 0, लेकिन यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दी हुई है रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख। रेसिडुअल वैल्यू दैट इज स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख। तो हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट इज 20 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख। 18 लाख विल बी डेप्रिशिएबल अमाउंट, मतलब हम 18 लाख पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। 18 लाख इंटू फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए 20,000 डिवाइड बाई 1,50,000, 2,40,000 will be depreciation for first 3 years. 2,40,000 in first year, second year में भी 240 and third year में भी 240. Then fourth से seventh year में 18 lakh into 15,000 unit divide by 1,50,000 units, तो 1,80,000. Fourth, fifth, sixth and seventh year में amount of depreciation will be 1,80,000. थर्ड ईयर में यूनिट है 10,000 यूनिट्स इंटू 18 लाख इंटू 10,000 डिवाइड बाई 1,50,000. सो 1,20,000 विल बी डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट 3 ईयर्स. और जब इसको टोटल करेंगे तो 18 लाख तक हम डेप्रिसिएशन कर चुके होंगे एंड 2 लाख इज स्क्रैप वैल्यू. इसी तरीके से एक और मेथड है जिसमें भी सेम कैलकुलेशन होता है, बस कैलकुलेशन का यूनिट चेंज हो जाता है. डिप्लीशन मेथड और प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड. जब हम लीज पे लेते हैं, जो माइंस वगैरह होते हैं वो लीज पे लेते हैं, तो माइनिंग पे ये मेथड यूज होता है. माइनिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर माइन से हमें पता होता है कि कितने मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वो हमारी कैपेसिटी के ऊपर है, हम वो 1 ईयर में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या 10 ईयर्स में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो उस एक्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग की टोटल एस्टिमेटेड एक्सट्रैक्शंस कितने होंगे, टोटल डिप्लीशन यूनिट्स कितने होंगे, केजीज में, टन्स में. हो सकता है कि आयरन है तो इतने टन्स टोटल एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें से फर्स्ट ईयर में जितने एक्सट्रैक्ट कर लिए उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन उस प्रपोर्शन में कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे जैसे मशीन आवर मेथड में आवर थी यूनिट एंड यूनिट प्रोडक्शन मेथड में प्रोडक्शन यूनिट था, उसी के अकॉर्डिंग ही डिप्लीशन मेथड में जो टन्स या किलोग्राम्स होते हैं जिसमें भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं जनरली माइन से, उस बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. सेम की टोटल एक्सपेक्टेड नीचे में डिवाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए एंड इनटू मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर. डिप्लीशन मेथड पढ़ते हैं. दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस, क्वेरीज एक्सेट्रा containing only a certain quantity of product. The depreciation rate is calculated by dividing the cost of asset by estimated quantity of production likely to be available. Annual depreciation will be quantity expected multiplied by rate per unit. Rate कैसे निकालते हैं? Cost divided by total estimated production. Illustration 9. Depletion method. फॉर्मूला वही हो जाएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट
डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड, ये हो जाएगी आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर. दिस विल बी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन लाइक रिमेनिंग टू मेथड्स. Mr. Surya took lease on query on 1/1/2013 for rupees 1 crore. Cost 1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. So the amount of depreciation will be year wise. हम यहाँ पे calculate करते हैं 2013, 2014 and 2015 में. कॉस्ट है डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 करोड़ डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड 2 लाख टन्स इनटू फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन है 2000 टन्स, तो अमाउंट विल बी रुपीज 1 लाख डेप्रिशिएशन अमाउंट. देन 2014 में 1 करोड़ कॉस्ट डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 10,000, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन विल बी रुपीज 5 लाख. नेक्स्ट 2015 में 1 करोड़ डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 15,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 7,50,000. ये इस तरीके से कैलकुलेशन करने की बजाय एक और तरीके से आप कर सकते हैं कि पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर टन, तो रेट हो जाएगा कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 2 लाख टन्स इज इक्वल टू रुपीज 50 पर टन. एंड अब नाउ 2013 में 2000 यूनिट इंटू 50 रुपीज पर टन, तो अमाउंट विल बी 1 लाख. 2014 में 10,000 into 50 is equal to 5 lakh rupees of depreciation, and then 15,000 into 50 is equal to 7,50,000 rupees amount of depreciation. In both ways you can calculate, जिसमें भी आप comfortable हैं. ये मैंने depreciation calculate करके बताया. ये machine hour method, production method and डिप्लीशन मेथड तीनों में सेम है, बस यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो जाते हैं. आवर प्रोडक्शन इन यूनिट्स और प्रोडक्शन इन केजीज और टन्स. उसके बाद ये क्वेरीज एंड लीज अकाउंट की अकाउंटिंग है, जैसे बाकी मेथड्स में अकाउंटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से जनरल एंट्रीज भी एंड देन पोस्टिंग भी, कि सबसे पहले जब परचेज किया तो लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन एवरी ईयर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू लीज, डेप्रिशिएशन टू लीज, एंड जो बैलेंस बचता है दैट इज योर WDV ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, एंड देन डेप्रिशिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इस तरीके से आप सारे मेथड्स में इलस्ट्रेशन 7, 8 एंड 9 में अकाउंटिंग भी करेंगे. कैलकुलेशन यहाँ पे आपने सीख लिया डेप्रिशिएशन का कैसे करना है, अकाउंटिंग खुद से करेंगे. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. कैलकुलेशन का फॉर्मूला नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट में राइट डाउन कर सकते हैं दैट थिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लास्ट तक यूजफुल लाइफ तक हम यूज़ करें, या यूजफुल लाइफ तक यूज़ करने के बाद भी सेल कर सकते हैं हम अपनी मशीन्स को जो यूज़ कर रहे हैं इन बिटवीन कभी भी, आइदर ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ और आफ्टर द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ड्यू टू obsolescence, ड्यू टू परचेज ऑफ न्यू मशीन एंड नंबर ऑफ रीजंस के कारण. तो जब सेल करते हैं मशीन को तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है टू डू अकाउंटिंग ऑफ सेल ऑफ मशीनरी. तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं और कैलकुलेशन कैसे करते हैं सेल ऑफ मशीनरी की, और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं. सेल ऑफ मशीन है तो इफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन WDV तो दैट विल बी प्रॉफिट, एंड इफ सेल प्राइस इज लेस देन WDV तो वो हो जाएगा लॉस. So profit and loss is equal to sale price minus WDV, written down value of asset on date of sale. On date of sale
अगर बीच के ईयर में कभी भी सेल हुई है तो 2-3 महीने जितने भी मंथ के लिए यूज हुए उतने मंथ के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके न्यू WDV निकालेंगे एंड दैट विल बी कंपेयर्ड विद सेल प्राइस टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और अगर फिगर नेगेटिव आ रहा है तो दैट विल बी लॉस। मान के चलिए कि वो असेट हमने 1 जुलाई को सेल की, तो जनवरी से जून तक का 6 मंथ का डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर न्यू WDV निकालेंगे, देन वो न्यू WDV को सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे एंड दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए 4th पॉइंट के नीचे में, द बुक वैल्यू ऑफ असेट एज ऑन 1 जनवरी 2015 इज 50 लाख। 1 जनवरी 2015 को बुक वैल्यू ही रिटन डाउन वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि हम बुक में रिटन डाउन वैल्यू ही रिकॉर्ड करते हैं। जो बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं असेट की वैल्यू दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू एंड दैट इज जनरली रिकॉर्डेड इन डेप्रिशिएटेड वैल्यू दैट इज रिटन डाउन वैल्यू। 50 lakh depreciation is charged at the rate of 10%. On 1st July 2015 asset sold for 32 lakh. तो 1 जनवरी 2015 को बुक वैल्यू है 50 लाख और डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10%। सेल कब हुई है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को सेल हुई है, मतलब 30 जून तक, यानी 1 जनवरी से 30 जून 6 मंथ का डेप्रिसिएशन पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स जनवरी टू जून 2015 इज 50 लाख इंटू 10% पर एनम है, इसलिए 6 इंटू 6/12 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी 2,50,000। सो बुक वैल्यू 50 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 2,50,000। न्यू डेप्रिसिएशन आ जाएगा, न्यू WDV या बुक वैल्यू आ जाएगी 47 लाख। बुक वैल्यू या WDV ऑन 1 जुलाई 2015। ऑन डेट ऑफ सेल हमको देखनी है रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है, तो सेल की डेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे हम 47,50,000। सेल वैल्यू कितनी दी हुई है? 32 लाख रुपीज। 32 lakh rupees is sale value. So and WDV is 47,50,000. फिगर इज नेगेटिव, इसलिए ये लॉस है। WDV थी 47,50,000, यानी हमारी एसेट की वैल्यू थी 47,50। उसको सेल आउट कितने में कर दिया? 32 लाख में। हमारा 15,50,000 का हो गया लॉस। लॉस इज इक्वल टू 15,50,000। नाउ ये तो हो गया कि हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। अब उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? देखिए, जब हम सेल परचेज करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं? असेट आती है, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक हमने कैश पे की है। नाउ असेट जा रही है तो हमको कैश मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, क्योंकि असेट जा रही है। तो बैंक कितना आया? बैंक जितना आया 32 लाख डेबिट हो जाएगा, लेकिन असेट कितनी की गई हमारी? 47,50,000। लेकिन हमने डबल एंट्री सिस्टम में ये सीखा है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। यहाँ पे तो डिफर हो रहा है, 32 लाख से ही डेबिट हुआ है, जबकि क्रेडिट हो गया 47,50,000 से। तो कुछ और डेबिट होना चाहिए, डिफरेंस के अमाउंट 15,50,000 से। यस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये लॉस है इसलिए डेबिट हुआ है, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट होता। जो भी डिफरेंस का अमाउंट है बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का, दैट इज प्रॉफिट और लॉस, एंड अकॉर्डिंगली उसकी भी जनरल एंट्री होगी, ताकि हमारी एंट्री भी कंप्लीट हो सके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी हो सके। बस ये एक्स्ट्रा एंट्री होती है जब हम असेट को सेल करते हैं, एंड दैट इज ट्रांसफर टू असेट्स अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग करनी है असेट अकाउंट में। अब जब हमें इसकी पोस्टिंग करनी है असेट अकाउंट में, तो असेट अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे?
देखिए असेट अकाउंट क्रेडिट हुई है, इसलिए असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे ऑन डेट ऑफ सेल बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट 32 लाख एंड बाय P&L अकाउंट 15,50,000 इस तरीके से। और यहाँ पे रहता है बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 लाख, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया 2,50,000। और इस तरीके से फिर असेट की कोई भी बैलेंस नहीं बचती क्योंकि अब वो सेल हो गई है। एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं होता, बैलेंस कैरी डाउन कुछ भी नहीं होता नील पे, क्योंकि इधर का टोटल भी हो गया 50 लाख और इधर का टोटल भी हो गया 50 लाख। और यहाँ पे सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। अब एक इलस्ट्रेशन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन का इलस्ट्रेशन 10 हम देख लेते हैं। A firm purchased on 1st January 2015 a certain machinery। कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी समरी है इट इज गिवन दैट, इस तरीके से करके लिख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है कि क्वेश्चन का कोई पॉइंट भी नहीं छूटता और आपका प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाता है। इसलिए ऐसे लिख लेंगे, कोई बुराई नहीं सॉल्यूशन में। इट इज गिवन दैट 1st जनवरी 2015 को मशीनरी कितनी है 5,82,000 का परचेज किया, 18,000 स्पेंड किए इरेक्शन में, मतलब टोटल कॉस्ट हो गई मशीन की ₹6 लाख, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस्ट प्लस परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन। देन ऑन 1st July 2015 another machine of 2 lakh was acquired. Now 1st July 2016 को क्या किया, मशीन परचेज्ड ऑन 1st जनवरी, यानी ये वाली मशीन को एब्सोलेट हो गई एंड वॉज ऑक्शन्ड, यानी नीलामी कर दी, यानी सेल आउट कर दिया। आप ये समझिए कितने में 3,86,000 में। तो हमको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पे प्रॉफिट हुआ है एंड या लॉस हुआ है। एंड ऑन द सेम डेट यानी 1st जुलाई 2016 को ही एक नई मशीन एक्वायर कर ली ₹4 लाख की। तो यहाँ पे 3 मशीनरी है हमारे पास टोटल, सबके लिए 2015 और 2016 में डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद वी विल गो टू द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ दिस मशीनरी बेस्ड ऑन द फैक्ट वी हैव नोटेड। हम एक टेबल बना लेते हैं, फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन। सबसे पहले 2015 में फर्स्ट जनवरी को परचेज हुई है मशीन, टोटल कॉस्ट 6 लाख। देन 1st जुलाई को एक मशीन परचेज हुई है, अमाउंट इज 2 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअली 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू, यानी SLM मेथड, हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन होगा रिटन डाउन वैल्यू पे। तो फर्स्ट मशीन 1st जनवरी को ली थी इसलिए फुल ईयर के लिए रही है, तो इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन 6 लाख इंटू 10% फॉर फुल ईयर, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 60,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट मशीन 2 लाख को की परचेज की है कब, 1st जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंटू 6/12 इंटू 10%, यानी 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 10,000 एंड WDV क्या होगी, फर्स्ट मशीन की 5,40,000 एंड सेकेंड मशीन की WDV हो जाएगी, ये WDV हो गई, एंड सेकेंड मशीन की WDV हो जाएगी 1,90,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2015 इज 70,000। यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल कितना हुआ, 70,000 टोटल डेप्रिसिएशन है फॉर 2015। नाउ कम टू 2016। 2016 में क्या हुआ है, 1st जुलाई 2016 को 5,40,000 वाली मशीन हमने बेच दी। तो फर्स्ट 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके न्यू WDV निकालेंगे। तो 5,40,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, दैट इज
27,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन 1 जुलाई। तो इसकी न्यू WDV क्या हो जाएगी? WDV ऑन 1 जुलाई, WDV on 1 July will be 5,40,000 minus 27,000, that is 5,13,000। इसकी सेल वैल्यू क्या हो गई है? सेल वैल्यू है 3,86,000। मतलब हमारी मशीन थी 5,13,000 की, लेकिन इसको सेल आउट कर दिया केवल 3,86,000, यानी कम वैल्यू में सेल किया। सेल वैल्यू कम है, WDV ज्यादा है, दैट मीन ये लॉस है। लॉस अमाउंट इज 1,27,000। नाउ 1 जुलाई को ही ये सब कैलकुलेशन हो रहा है। 1 जुलाई को ही हमने न्यू मशीन एक्वायर की है। न्यू कॉस्ट है न्यू मशीन की, थर्ड मशीन की 4 लाख। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर। तो जो 1,90,000 जिसकी WDV बची वो तो फुल ईयर के लिए रही, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो 1,90,000 इंटू 10%, दैट इज 19,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे एंड WDV विल बी 1,71,000। लेकिन सेकेंड मशीन हमने कितने दिन के लिए रखी? केवल 6 मंथ्स के लिए। तो 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 and amount of depreciation is 20,000. WDV will be 3,80,000. ईयर 2016 में हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20,000 प्लस 19,000 प्लस 27,000। 27,000 प्लस 19,000 प्लस 20,000। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 2016 इज 66,000, जिसमें से 1 जुलाई को चार्ज करेंगे 27,000 और 39,000 चार्ज करेंगे 31 दिसंबर को। नाउ एज पर दिस कैलकुलेशन हम अकाउंटिंग करते हैं, एक मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एज पर दिस कैलकुलेशन। ये सेम वैसे ही है जैसे बाकी मेथड्स में आपने सीखा है, पर मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है मशीनरी की सेल और परचेज के केस में आपको, ताकि ज़्यादा क्लियरली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। आप क्वेश्चन से भी देख सकते हैं कि क्या कैलकुलेशन से, सेम वही कैलकुलेशन हमने अभी किया है। आपके समझने के लिए आप क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले मशीन जब 1 जनवरी को जो मशीन परचेज की उसके लिए एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसलिए मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 2015 में जनवरी 1, बैंक अकाउंट 2 बार होगा बैंक अकाउंट, एक बार इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए, एक बार मशीन के परचेज प्राइस के लिए 5,82,000 एंड 18,000। देन अगेन जुलाई 1 को फिर से परचेज की तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 2 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने, टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया कितना? फर्स्ट ईयर में टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन था 70,000, 60,000 प्लस 10,000, सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 70,000। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ऑल्दो नॉन कैश एक्सपेंस बट एन एक्सपेंस, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कब चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन? 31 दिसंबर को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 70,000, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं, तो दिसंबर 31 को ही हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 7,30,000। टोटल ऑफ बोथ साइड 8 लाख। अब आ गया हमारा ईयर 2016। 2016 में बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख प्लस हमने एक न्यू मशीन भी, ये जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड देन जुलाई 1 को हमने एक नई मशीन परचेज कर ली, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख। सॉरी, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन इज 7,30,000, 8 लाख इज टोटल एंड बैलेंस कैरी डाउन इज 7 लाख एंड
30,000. नाउ यहाँ पे फिर से जुलाई 1 को हम सबसे पहले पुरानी जो मशीन सेल आउट करें 6 लाख वाली, उस पर हमने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था. 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आया था? 27,000. क्योंकि ये 1 जुलाई को सेल करें इसलिए 1 जुलाई को है. सो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन अलग से 1 जुलाई को एंटर करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट 27,000. देन मशीन सेल की हमने, तो मशीन सेल की 1 जुलाई को क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 3,86,000 से. एंड देन P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, P&L अकाउंट डेबिट 1,27,000. ठीक है. बाई मशीन अकाउंट टोटल 3,86,000 प्लस 1,27,000, 5,13,000 से वो मशीन क्रेडिट हो गई. नाउ मशीन, वो ओल्ड मशीन की वैल्यू बच गई 0. अब 31 दिसंबर को हम जो बचे हुए 2 मशीन है उन पे डेप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज करेंगे. कितना? 20,000 प्लस 20,000 प्लस 19,000 इज इक्वल टू 39,000. एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर को बैलेंस कैरीड डाउन विल बी 2 मशीन ही बचे. 5,13,000 वाली मशीन तो सेल आउट हो गए. 2 मशीन बचे. फर्स्ट 1,71,000 एंड सेकेंड 3,80,000. तो टोटल बैलेंस बचा 5,51,000. टोटल 11,30,000. अब जब ये बैलेंसिंग फिगर भी निकालेंगे, 5,51,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया? जो लास्ट फर्स्ट मशीन परचेज की थी उसकी वैल्यू हो गई 0, सो 0 इसकी WDV. सेकेंड मशीन की 1,71,000 एंड थर्ड मशीन की 3,80,000. तो जब 1,71,000 प्लस 3,80,000 करेंगे तो दैट विल बी 5,51,000. लेकिन यहाँ जब बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि WDV ही बैलेंसिंग फिगर होती. तो 7,30,000 प्लस 4 लाख माइनस 27,000 माइनस 3,86,000 minus 1,71,000 and minus 39,000 and amount is 5,51,000 because balance figure is value of written down value machine remaining after sale. सेल वैल्यू एसेट की वैल्यू हो गई 0. इस तरीके से आप सीख चुके हैं अकाउंटिंग. मशीन सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट या लॉस की अकाउंटिंग कैसे कर रही है. जैसे यहाँ लॉस है तो क्रेडिट साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिखा था, यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट होता. तो दिस इज ओनली डिफरेंस. बाकी प्रॉफिट के केस में भी अकाउंटिंग सेम होती है, बस P&L अकाउंट डेबिट होने की बजाय क्रेडिट होता है और मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है. सो हियर इज दिस लेक्चर इज कंप्लीट. आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडीइंग, बिलीव इन योरसेल्फ, बी मोटिवेटेड. थैंक यू सो मच.